नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स 24 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आया है। चलिए देखते हैं आज इसमें ऑफिशियल नोटिस में क्या है। आंसर की निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने पीईटी का जो एग्ज़ाम 15 और 16 तारीख को हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। देखते हैं किन किन साथियों का 16 तारीख को एग्ज़ाम था। चलिए बिना देरी किए देखते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल मिल सके। चलिए बिना देरी किए देखते हैं वीडियो को। देखते हैं यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी की उत्तर कुंजी जारी की गई है। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है 16 तारीख की जो सेकंड मीटिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसी की हमारे पास आंसर की है। क्योंकि हमारा भी 16 तारीख को एग्ज़ाम था, इसलिए हमने अपना एआई उठा लिया और इसी को वीडियो बना दिया। चलिए देखते हैं, अगर आप सभी लोगों को ज़रूरत हो कि सारे वीडियो बनाए तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम वीडियो बना देंगे, सभी की आंसर की जारी करवा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। उसमें 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से लोथल उसका सही आंसर था। आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया हो तो आप लोग मिला लें। और उसके बाद देखते हैं, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा था इसमें। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। यहाँ राइट आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद मुगल काल में भी नवरत्न थे अकबर के दरबार में, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे कम किसने शासन किया था। यानी खिलजी वंश सबसे कम शासन कर पाए थे, क्योंकि खिलजी वंश के बाद जो आया था तुगलक वंश आया था, उसने सबसे ज़्यादा वो किया था। हालांकि ये ऑप्शन में था हमारा और इसी ने कम शासन किया था। वहीं देखते हैं, कुछ लोग बता रहे थे, हमने वीडियो में देखा था, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। लेकिन हमें कुछ लोगों ने बताया था कि ये आंसर गलत है। हालांकि ये आंसर सही है और यूपी ट्रिपल सी पीईटी ने इसी आंसर को ही सही माना। आप लोग भी इसे सही माने। इसी के साथ आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी सिपाही विद्रोह से, जो था बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था चर्बीयुक्त कारतूसों को मुंह से काटने से। उसी के साथ सातवां क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। इसमें स्वदेशी आंसर सही था। और उसके बाद आगे देखते हैं, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में। ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ने ही इसे सही माना और 1919 में खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। वहीं देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। 6। कुछ लोगों ने इसे 7 भी बताया है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ने इसे 6 माना है, तो हम भी इसे 6 मानेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की वेबसाइट से ही हम जाके इसे लेके आए हैं। चलिए और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। गुरु शिखर, यह राजस्थान में स्थित है और इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ये भी सही है। और ग्रीष्मकालीन में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। क्या कहलाती है? लू। इससे ही यूपी ट्रिपल एस सी ने, भारत की मानक यामियोत्तर रेखा है 82.30 पूर्वी देशांतर। हालांकि ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि हमने वहाँ पे 82.5 लगा दिया था, ये हमें समझ नहीं आता। इसका आंसर ये सही होगा। कुछ लोगों ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ने इसे सही माना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है। सीतापुर में। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन में K10 भी दिया गया था, लेकिन अगर K2 होता तो वो K2 होता, लेकिन यहाँ पर कंचनजंगा सही था। नई आर्थिक नीति की समावेशनता विकास
के डैश मॉडल के रूप में जानी जाती है। एलपीजी 1991 में आई थी इसे एलपीजी। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, कि आधे से ज़्यादा होगी तभी तो वो होगी सरकार के कम हाथ में। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा 18वां क्वेश्चन है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? हॉलमार्क जेवर के लिए होता है। ये भी आंसर सही है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ने इसे सही माना। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारा 19 क्वेश्चन है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 20वां क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। कुछ लोगों ने कुछ बताया है, हालांकि हम ऐसा नहीं कहते किसी ने सही बता दिया, लेकिन हो सकता है हम उसके पास ना पहुंच पाए। हालांकि अधिकतर लोगों ने वहाँ पे जो आंसर लगवाया था सभी लगवाए थे, इसमें सभी थे, लेकिन इसका आंसर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ने विदेशी मुद्रा भंडार में संकट ही आंसर माना था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 इस धन विधेयक को परिभाषित करता है, लेकिन अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान है। डैश वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये भी इसका सही है। और इसी के साथ 23वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लिखित किया गया है? भाग 4 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लिखित किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 343 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में जानकारी देता है हमें? संघ की राज्य भाषा। संघ की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा 25वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? उसमें दिया गया था 65 वर्ष और 65 वर्ष ही आंसर सही था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के रंगों में से एक रंग नहीं है। वहाँ पर 4 रंग दिए गए थे, इसमें एक सफ़ेद नहीं था। सफ़ेद रंग होता ही नहीं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बिबग्योर के नाम से इन्हें याद रखते हैं। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन था, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? आर्गन। ये लगभग आप लोग कमेंट में बताएं कि ये लगभग कितने परसेंट होती है। हमारे ख्याल से ये 0.0 कुछ परसेंट होती है। और वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का ही नाम है वाशिंग सोडा। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है 29वां, ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। ओजोन परत की मोटाई में कमी से। ओजोन परत की सांद्रता किससे मापते हैं? तो डाप्सन से। याद रखना, किससे मापते हैं? डाप्सन से। हालांकि यूपी ट्रिपल एस सी ने बताया है, हालांकि जो भी क्वेश्चन मुझे पता है मैं आपको वो बताते चल रहा हूँ साथ के साथ में। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। मिट्टी इसका सही आंसर होगा। और इसका तो आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल लेना, इसका भी यही सही आंसर होगा। ये भी कैलकुलेशन के साथ 60,000 इसका आंसर आ रहा था। और इसी के साथ 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? चलिए देखते हैं, हम इसे हल करके बता रहे हैं आपको। देखिए कहाँ चला गया। 7 क्रमिक संख्या है जिसमें 20 दिया गया है। देखिए 20 को बीच में मान लीजिए, 3 इधर और 3 इधर कर दीजिए, 21, 22। एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे 20 कर दीजिए, 21, 22, 23। 3 इधर हो गई, 3 इधर कर दो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 23। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका वो 34 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर किस तरह से आएगा? A+B वाला जो फार्मूला लगा के उसी से इसका आंसर 4 आएगा। और इसका तो आंसर
36 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 35 नंबर का आप सभी लोग कर ही लेंगे। और इसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है धरेश का संधि विच्छेद क्या है। धरा प्लस ईश बराबर धरेश, इसका सही संधि विच्छेद होगा समश्रुत। क्वेश्चन नंबर 37, समश्रुत शब्द अली अली शब्द का सही अर्थ क्या है। एक अली माने होता है भौरा, दूसरा अली माने होता है सखी यानी सहेली। नागर का पर्यायवाची चतुर होता है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया। सन्यासी, गृहस्थ। कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल होना यानी बुरी तरह काम में लगे रहना। और इसी के साथ इंग्लिश का जो पैसेज दिया गया था, हालांकि इसका सीधा सीधा आंसर ही आपको बता देते हैं। जॉय's mother did not want him to go to the public school because Joy would get distracted by girls. Joy लड़कियों से डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था। Where did Joy meet Carmen? मार्केट में मिला था उससे। Choose the correct synonyms of random, accidental. एक्सीडेंटल इसका होगा रैंडम का सिनोनिम्स। और इसी के साथ 44 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या होता है। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, अगली मीन्स क्या होता है कुरूप। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा 35वां क्वेश्चन है, देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड। एलर्जी, इसका सही आंसर होगा। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। एक बार और पढ़ लीजिए। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ससुर की बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ससुर की बहन, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करना था। वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था 47वां, उसमें असंगत का चयन करना था। जो 3 थे वो वर्ग थे, ये किसी का वर्ग नहीं था, इसलिए इसका आंसर 41-25 आ रहा था। और इसी के साथ 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग क्या करें, इसका एक फार्मूला होता है। चलिए हम वो फार्मूला आपको बताते हैं और आप उसी फार्मूले से इसको हल कर लेना। देखिए इसमें क्या होता है, 60H - 11M/2, ये इसका आंसर होता है। वहीं क्या दिया गया था, 8:20 पर सुइयां कितना अंश का कोण बनाएंगी। इसी के साथ 60 × 8 और उधर 11 × 20 कर देना। और उसके बाद में घटा के जो आंसर आएगा उसमें 2 से भाग कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 130 आंसर सही होगा। और उसी के साथ 49वां क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए और उसके 4 निष्कर्ष, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए हैं। उस निष्कर्षों का चयन कीजिए जो तार्किक रूप में दिए गए। यानी ये कथन और निष्कर्ष का था। यहाँ पे 2 कथन दिए थे। कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। चलिए इसको हल करके देखते हैं। कोई दरवाज़ा, ये देखिए एक दरवाज़ा का बना लिया, एक कुत्ता का बना लिया। दरवाज़ा, कुत्ता। कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया गया है, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है। ये भी कुछ तो हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है। हालांकि ऐसा भी तो हो सकता है, गलत दिया गया पहले वाला। दूसरा वाला, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुत्ते वाले से टच नहीं हो सकता, इससे तो टच हो सकता है। और तीसरा दिया गया है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। हाँ ये तो सही है, कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो कुत्ते हैं, लेकिन सभी बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हैं। कुछ बिल्लियाँ तो कुत्ते हैं, क्योंकि बिल्लियों का तो ये वाला है और कुत्तों का ये वाला है, तो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। इसी के साथ तीसरा आंसर
सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा? तीसरा आंसर इसका सही होगा। और एक ये रीजनिंग कहा था, स्कीम को TDIFNF के रूप में कुटित किया जाता है तो वंडर को क्या लिखा जाएगा? इसी के साथ शायद इसमें एक एक +1 होता गया और आप वंडर में भी +1 कर देना। इसका आंसर ये वाला आ जाएगा XPOEFS, इसका आंसर सही होगा। I2U2 ग्रुपिंग किससे संबंधित है? I2 देखिए, I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE, USA। और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉसकॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है। अब इसी के साथ 53 नंबर का क्वेश्चन है, डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। इसका आंसर क्या होगा? रूस। यूपी ने रूस ही माना है। इसी के साथ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। हालांकि यह तो ये इंडिया में, आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में स्थित है। और इसके साथ देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा राज्य शीर्ष स्थान पर है। उड़ीसा राज्य शीर्ष स्थान पर है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन से। कुछ लोगों ने इसका समाज सेवा से भी बताया था, लेकिन UPSSC PET ने इसे लोक प्रशासन माना था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं, भारत में के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर के उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? राजस्थान में। ये लगभग जुलाई की करंट थी, वहीं से ये क्वेश्चन आया था। और ये देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? नागालैंड में। दीमापुर नागालैंड में स्थित है। ये शायद सबसे बड़ा वहाँ का शहर है, ऐसा हमें मालूम पड़ रहा है। 59वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई? एस मनी द्वारा लॉन्च की गई। निम्नलिखित में से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश कौन से हैं? आप लोग द्वीप देश बताना, नहीं तो आप लोग बता दो पाकिस्तान और चीन। इसमें ऐसा नहीं था, द्वीपीय देश पूछे गए थे, श्रीलंका और मालदीव। हालांकि उसमें एक म्यांमार भी ऑप्शन था और श्रीलंका भी ऑप्शन था। कुछ लोगों ने वो लगाया होगा जरूर, लेकिन इसका आंसर श्रीलंका और मालदीव ये दोनों द्वीपीय द्वीप हैं। श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य भारत से अलग करता है। ओमान की राजधानी क्या थी? मस्कट। निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं? आइजॉल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। आइजॉल शायद मणिपुर की, मिजोरम की राजधानी है। निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GB मवलांकर, गणेश वासुदेव मवलांकर। 65 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। और आप लोगों को बता दें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा में स्थित है। जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। राजस्थान के किस शहर को सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर। कुछ लोगों ने उदयपुर की जगह पे एक आंसर ऑप्शन था वो लगवाया था, क्या नाम उसका? आंसर अभी लो, जोधपुर लगवाया था कुछ लोगों ने। हालांकि इसका UPSSC PET ने ही इसे उदयपुर माना है।
कुछ लोगों ने लगवाया था, हमने देखा था। सगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। सगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी महात्मा गांधी ने। हरित लेखांकन ग्रिड अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। अब इसके साथ 71 से 75 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हिंदी के हैं। उसमें पैसेज हिंदी वाला आया था, चलिए वो पैसेज देखते हैं। 71वें नंबर का क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर था चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त में चीजें देने का वायदा करते हैं, लेकिन वो देते कुछ नहीं, वायदा ही कर देते हैं। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा था? शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। कुछ नेता जाति और धर्म का वो लगा के वोट ले लेते हैं, चूतिया बनाते रहते हैं कमीने। निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में देखने के नहीं मिलती? आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, लेकिन आज के नेता देश को लूटने के लिए आते हैं। ये लाइन सिर्फ अपने लिए ही बोली है हमने। क्वेश्चन नंबर 74वां है, देखते हैं। ये नेता एन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते रहते हैं? स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। अब यहाँ पर दूसरा पैसेज दिया गया है, वो भी हिंदी का ही था, चलिए वो उसको भी देखते हैं। इसमें दिया गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। ये सभी के सभी भाव रचनात्मक भाव हैं। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से प्रभावित करते हैं। 78वें नंबर का क्वेश्चन था, प्रिय घटना को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। 79वें नंबर का क्वेश्चन है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य से कैसे बदला जा सकता है? अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। हम कार्य सिद्धि और सफलता में बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। अब यहाँ से 81 से 85 तक तालिका यानी कि ग्राफ दी गई है, चलिए वो ग्राफ भी देखते हैं। सीधे सीधे डायरेक्ट ग्राफ के जो आंसर दिए गए थे, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दिया गया था, यूपी ने सॉल्यूशन नहीं दिया था। 81वें नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने थे? यानी इन सभी छात्रों के औसत अंक जोड़ के और 7 से भाग दे दो, 89 आंसर आएगा। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 2। कितनी संख्या थी? 2। 83वें नंबर का क्वेश्चन है, सभी 6 विषयों में ऐहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने थे? ऐहान देखते हैं, सभी 6 विषयों में ऐहान ने कितने अंक प्राप्त किए? ये 90, 50, 90, 60, 70, 80, ये लगभग में 440 होते जाके लगभग यहाँ पे आंसर ईपीटी ने यहाँ पे 442 ही सही आंसर माना। निम्नलिखित में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? गणित में था, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे हिंदी भी लगवाया था, ये भी याद रखना है। यहाँ पे गणित सही आंसर होगा। आप लोगों ने अगर
हिंदी किसी के कहने पर देख के लगा लिया हो तो आप लोग सही कर लेना, आपका ये नंबर बढ़ेगा। ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग 78% था। अब इसके साथ देखते हैं 86 से 90 तक यहाँ फिर ग्राफ दी गई है। चलिए ये भी ग्राफ देखते हैं। 86वें नंबर का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम थी? ए प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम थी। हालांकि आप लोग ये ना समझना ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं सही है, यहाँ पे ए प्रकार के कारों की संख्या अधिकतम थी। अब ये किसी में भी ए बी सी किसी में भी हो सकता था। वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? 10.87% इसमें वृद्धि थी। पिछले 88वें नंबर का क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में किस प्रकार के कारों के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की? किसी भी प्रकार की कारों में वृद्धि दर्ज नहीं की गई थी, क्योंकि सब में कम ज़्यादा होती रही। चलिए देखते हैं यहाँ पे ए प्रकार की कारों में देखते हैं 230 से 240, 250, 260, लेकिन कम हो गई 230 से कम हो गई, सतत वृद्धि नहीं हुई। और बी प्रकार की कारों में देखते हैं 200, 220, 215, इसमें भी कम हो गई। 125, 228, 212, इसमें भी कम हो गई। डी नंबर का देखते हैं 130, 165, 230, 220, इसमें भी कम हो गई। ई में देखते हैं 115, 212, 218, 125, इसमें भी कम हो गई, यानी कि किसी में भी नहीं बढ़ी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 89वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना % था? यानी कि 2016 में ई वाला जितने भी नंबर हैं यहाँ पे देखते हैं 2016 में ई में कितने थे। 2016 में ई में 115 थे और 2019 में बी में कितने थे? 2019 में बी में कितने थे? 215, यानी 115/215 गुणे 100 आंसर निकल आएगा 53.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने % की कमी आई? 2018 से 2021 तक डी प्रकार की कार को देखते हैं। चलिए वर्ष 2018 से डी प्रकार की कार कितनी थी? पहले थी 230, लेकिन 2021 में कितनी हो गई? 220, 10%, 10 कारों में कमी आई है। 10/230 गुणे 100 कितना हो जाएगा देखते हैं। 10/230 गुणे 100 कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ देखते हैं 91 से 95 तक पाई चार्ट दिया गया है। यहाँ अब क्या दिया गया है? पाई चार्ट देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की रकम कितनी है? मुद्रण लागत पहले देखिए, मुद्रण लागत प्रिंटिंग कॉस्ट, मुद्रण लागत 25% बराबर कितना दिया गया है? 20,600। 25% बराबर कितना दिया गया है? 20,600। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16,480 हो जाएगा, क्योंकि 25% बराबर दिया गया है 20,600। आपको निकालना क्या है? रॉयल्टी। रॉयल्टी के लिए 20%, यानी कि ये 25% बराबर दिया गया है 20,600, आपको 20% के बराबर निकालना है। 20,600 बटे 25 गुणे 20 कर देना, आपका आंसर कितना आएगा? 16,480 आपका आंसर आ जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? संवर्धन लागत देखते हैं। संवर्धन लागत कहाँ दिया गया है? संवर्धन लागत ये दिया गया है 5। और वहीं देखते हैं, यानी कि 360 इक्वल किसके होता है? 100 की। उसमें 100 से भाग दे दिया तो 3.6, और इसके साथ संवर्धन लागत पे कितना दिया है? 5, 36, वहाँ 3.6 × 5 = 18 आएगा आंसर उसका। ये भी सही था। 93 नंबर का क्वेश्चन था, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से ऊपर 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है
तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत मूल्य क्या है। यानी कि 160 बराबर 120% बराबर 160 है, तो हमें निकालना किसके बराबर है, 100 के बराबर निकालना है। यानी कि 160 बटे 120 गुणे 100, आंसर आपका आ जाएगा 40। 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन की लागत 80,500 रुपये है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। इसमें 80,500 में 25% आप बढ़ा दो, उसके बाद 52 से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 387.02, आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर है 95। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने % कम थी। मुद्रण लागत, रॉयल्टी, आइए देखते हैं मुद्रण लागत और रॉयल्टी। मुद्रण लागत 25% है और आपकी रॉयल्टी किधर दी गई है 20%, 5% कम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन था, 95, यहाँ पे आपका आंसर 20 आएगा, क्योंकि 5/25 5 कम है, 5/25 1/5 और उधर जो दिए गए गुणे 100 करना है, आंसर 20 आएगा। 96 से 100 के बीच यहाँ पे दिया गया था रेखा ग्राफ। हालांकि कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सही भी कर लिया था। चलिए देखते हैं इसको। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2005 में 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था। यानी कि जो 0.6, 0.8, 0.3, 1.2, 1.5 दिया गया है, इनके जो दशमलव दी गई वो हटाना है, तो नीचे बिंदी बढ़ाना है। ऊपर वाला आयात, नीचे वाला निर्यात हो जाएगा। देखिए किस तरह से हो जाएगा, हम आपको बता दें। जैसे कि 8 दिया गया था, 8, 0.8, इसको हटाएं और यहाँ पर 10 नीचे लगाएं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आयात हो जाएगा, ये आयात हो जाएगा और ये निर्यात हो जाएगा। ये इसी तरह से लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 450 करोड़, इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन था, किस वर्ष कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। 2003 में कहाँ दिया गया है, 2003 में 0.3। 98 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने % की वृद्धि हुई। डेटा अपर्याप्त है। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने % की वृद्धि हुई है, डेटा अपर्याप्त है। 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ष 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो वर्ष 2002 में कंपनी से निर्यात था 325 करोड़ का। 2002 में कंपनी का आयात देखते हैं एक बार। वर्ष 2002 में 8 आया था और गया कितना था, कहाँ गया, 325 करोड़ गया था। 260 करोड़ आया था, 325 करोड़ गया था। 100 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात, कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। यानी आयात कम था, निर्यात ज़्यादा था। इसमें 4 वर्ष ऐसे थे जिसमें निर्यात ज़्यादा था, आयात कम था। इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त हुए और आप सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये UPSSC PET की तरफ से आंसर की जारी की गई थी। वही आंसर की जो 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट की थी, वो हमने आप सभी लोगों को करवा दी। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से और भी वीडियो सारी शिफ्टों के दिए जाएँ, यानी 3 शिफ्ट बची हैं, आपको अगर तीनों शिफ्ट के ही वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना, कमेंट हम बना देंगे वीडियो। और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।